नमस्ते। ल्हासा की ओर राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यह यात्रा वृतांत एक बहुत ही सुंदर यात्रा वृतांत की श्रेणी में आता है। यह यात्रा वृतांत राहुल जी ने अपने एक मित्र के साथ, जिसका नाम सुमति था, उसके साथ पहली बार यात्रा की, जो तिब्बत की ओर ल्हासा नामक जगह है, वहां की यात्रा की इन्होंने। और आपको जानकर हैरानी होगी, ताज्जुब होगा, आप आश्चर्यचकित होंगे कि यह यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी ने सबसे पहले एक भिखमंगे के रूप में की। मतलब एक भिखारी का वेश बना करके वो यह यात्रा करने गए थे, जो कि विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की हम चर्चा आज करेंगे। और यह पाठ्यक्रम जो कि क्षितिज भाग 1 में संकलित है और अन्य एनसीईआरटी, सीबीएसई, एचबीएसई, अन्य बोर्डों में भी है संकलित किया गया है, जो कि बहुत सुंदर यात्रा वृतांत है और यात्रा वृतांत की एक सुंदर श्रेणी में इसका नाम आता है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित ल्हासा की ओर इस अध्याय की हम चर्चा अलग से एक वीडियो में कर चुके हैं, जिसकी समीक्षा, जिसका वैज्ञानिक विवरण हमने प्रस्तुत किया है, उसकी अलग से हम वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देखें और वहां पर आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ल्हासा की ओर राहुल सांकृत्यायन इस यात्रा वृतांत के प्रश्नोत्तर खंड की, जो कि अभ्यास के प्रश्नों पर आधारित है। इसकी हम चर्चा आज करने वाले हैं। और चर्चा कहां करेंगे? आपके अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड पर। इसी में अलग अलग विषयों को लेकर निरंतर नई नई वीडियो आप लोगों के लिए आ रही हैं। आप लगातार इसको प्यार देते रहें और इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। आइए चलते हैं यात्रा वृतांत, जो कि ल्हासा की ओर है, जो कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित इसके अभ्यास खंड की हम चर्चा करेंगे। राहुल सांकृत्यायन क्षितिज भाग 1 में संकलित है। इसके प्रश्नोत्तर की खंड की हम बात करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न हमारे सामने है, अभ्यास के प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। वैसे तो अनेक प्रश्न इस पे बन जाते हैं, लेकिन हम यहाँ केवल और केवल अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचे पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया कि राहुल सांकृत्यायन जी अपने मित्र के साथ जब पहली बार तिब्बत यात्रा के लिए गए, जिसमें ल्हासा नामक जगह और पहुंच रहे थे, उस समय किस रूप में गए थे? एक भिखमंगे के रूप में गए थे। उस समय उन्हें क्या था? ठहरने के लिए उचित स्थान मिल गया था। लेकिन दूसरी यात्रा, 2 यात्रा उन्होंने की है और अपने यात्रा वृतांत में बताते हैं कि दूसरी बार जब यात्रा करने गए तो एक भद्र वेश में, अच्छे सज्जन पुरुष के रूप में, अच्छे कपड़े पहन करके वो वहां पर गए थे, परंतु उस अवस्था में उन्हें वहां पर उचित स्थान नहीं मिला रहने के लिए। ऐसा क्यों? शायद कुछ कारण अलग हैं, देखते हैं, बात करेंगे अभी हम। इसका मुख्य कारण था, उत्तर के रूप में चर्चा करें, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी। इस मार्ग से मतलब कि नेपाल की ओर से तिब्बत यात्रा उन्होंने की थी, जो कि कभी मालवाहक और व्यापार करने के लिए उस रास्ते का प्रयोग होता रहा है। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। यदि कोई व्यक्ति जानने पहचानने वाला होता है तो वहां पर उसको स्थान मिल सकता है। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहां जान पहचान थी, पर 5 साल बाद दूसरी यात्रा उन्होंने कब की? दूसरी यात्रा वृतांत के रूप में बताते हैं राहुल सांकृत्यायन जी, उन्होंने 5 साल के बाद दूसरी यात्रा की है तिब्बत की। पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। भद्र वेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। उन्हें बस्ती के एक सबसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण ही हुआ होगा। वहां के लोग शाम होते ही छंग पीकर होश खो देते हैं, और सुमति भी इस बार उसके साथ नहीं। छंग का मतलब जैसे कि अपने यहाँ पेय पदार्थ के रूप में नशे करने के लिए अनेक चीजें उपलब्ध होती हैं, जिसमें शराब का नाम ले सकते हैं हम यहाँ पर। यदि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है, परंतु फिर भी लोग ऐसे ही कुछ भांग जैसे, शराब जैसे कुछ पी करके लोग मदमस्त हो जाते थे। ऐसी चर्चा उन्होंने यहाँ पर की इस अध्याय में। दूसरा प्रश्न देखिएगा, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? हथियार का कानून न रहने के कारण उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा सुरक्षित नहीं थी। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। डाकू पहले लोगों को मार देते थे और फिर देखते ही
देखते उनके पास जो पैसा या धन आदि होता था उन्हें लूट ले जाते थे तथा तिब्बत में हथियार रखने से कोई संबंधित कानून नहीं था, यानी कोई भी व्यक्ति वहां पर हथियार रख सकता था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल बंदूक आदि अपने पास रखते थे। साथ ही वहां अनेक निर्जन स्थान भी थे जहां पुलिस का प्रबंध नहीं था। लेखक इस प्रकार से बातें बताते हैं कि इस तरीके से वहां पर हथियार का कानून नहीं था, लोग कोई भी पिस्तौल बंदूक अपने पास रख सकते थे क्योंकि वहां पर पुलिस का प्रबंध आदि अधिक नहीं होता था, चोर डकैती काफी होती रहती थी। इस तरीके से यहां पर इस बारे में बताया गया लेखक के द्वारा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कि लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण वो पिछड़ गए? कौन? लेखक। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से दो कारणों से पिछड़ गए थे। पहला, एक तो उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, बहुत धीरे चलने वाला था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। एक कारण तो यह बताया। दूसरा कारण क्या था कि वे रास्ता भटक कर 1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए, उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ा, वापस आना पड़ा। इस प्रकार से वो उन साथियों से बिछड़ गए थे, अलग हो गए थे। दो कारण यहां पर बताए गए। एक तो जो उनके पास राहुल सांकृत्यायन जी के पास जो कि एक घोड़ा था वो बहुत धीरे चलने वाला था, सुस्त था, इस कारणवश बिछड़ गया। दूसरा, वो 1.5 मील उन्हें अलग रास्ते पर जाना पड़ा, गलत रास्ते पर आगे बढ़ गए, उन्हें वापस वहां से लौटना पड़ा। आगे चौथा प्रश्न है कि लेखक ने शेखर विहार में कुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को, सॉरी यहां पर कुमति पड़ गया मैं, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? लेखक ने उत्तर दे रहे हैं, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका था क्योंकि अगर वह जाता तो उसे बहुत समय लग जाता और इससे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अकेले रहकर मंदिर में रखी हुई हस्तलिखित पोथियों का अध्ययन करना चाहते थे। यानी कि दूसरी बार भी जब वो साथ गए थे तो उन्होंने उसको वालंकोर जाने से नहीं रोका, शेखर विहार में जाने से नहीं रोका, वो उनसे मिलने के लिए चले गए थे। अगला प्रश्न देखिए, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो स्वाभाविक है, कुछ गलतियां यहाँ पर हैं, कुछ मिसप्रिंट हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है जिसमें यहाँ सामना करना पड़ा आना चाहिए। देखिए, स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी देश की, स्थान की, किसी भौगोलिक परिवेश की या पहाड़ों की या यात्रा जब करता है उसको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राहुल सांकृत्यायन भी उसी में से एक थे और राहुल सांकृत्यायन जी को भी कुछ कठिनाइयां हुई जिसमें यात्रा के दौरान, जैसे हम यहाँ देखेंगे, लेखक को इस यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला, जगह जगह रास्ता कठिन तो था ही, साथ में परिवेश भी बिल्कुल नया था, यानी कि जो वहां का भौगोलिक परिवेश था, रहन सहन था, खान पान था, वहां के जो लोग थे, वो सब लेखक के लिए कुछ नया था। दूसरा, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था, इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भी भूल गया। तीसरा, डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ी, क्योंकि जैसे बताया गया कि राहुल सांकृत्यायन स्वयं एक बड़े लेखक होने के बावजूद भी अपनी तिब्बत यात्रा जब उन्होंने आरंभ की तो एक भिखारी का वेश बना के उन्हें जाना पड़ा। भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी, इसलिए उन्हें कठिनाई हुई। समय से न पहुंच पाने पर सुमति के गुस्से का सामना भी करना पड़ा, यानी कि जब अब काफी देरी से पहुंचे क्योंकि रास्ता भटक गए थे और 1.5 मील उन्हें दोबारा वापस लौटना पड़ा, इस आधार पर भी उन्हें एक तरह से जो उनके मित्र थे बौद्ध भिक्षु सुमति से का भी गुस्से का शिकार उन्हें होना पड़ा। इसके बाद 6 नंबर पे हम चर्चा करें, तेज धूप में चलना पड़ा, यानी कि लेखक को, राहुल सांकृत्यायन को तेज धूप में चलना पड़ा था। इसके बाद वापस आते समय लेखक को रुकने के लिए उचित स्थान भी मिला था। इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर था। और अगला प्रश्न हम देखें, 6 नंबर का जो प्रश्न हमारे अभ्यास के आधार पे है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। देखिए, अलग अलग बातें हम कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, केवल यहाँ इस प्रश्न का उत्तर जो देना है वो किस आधार पे, इसी यात्रा वृत्तांत, ल्हासा की ओर जो यात्रा वृत्तांत हम पढ़ रहे हैं, इसी आधार पर इसको उत्तर हमें देना है। देखिए, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय का तिब्बती समाज के बारे में क्या पता चलता है, उसका विवरण इस प्रकार है। जैसे पहला, तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। बहुत सुंदर बात कही गई यहाँ पर लेखक ने कि वहां पर छुआछूत, जाति पाति आदि अनेक
जो प्रकार की कुप्रथाएं अलग अलग देशों में जो फैली हुई हैं, विशेषकर भारत में तो फैली ही हुई हैं, इस प्रकार की प्रथाएं उस समय वहां तिब्बत में नहीं थी। सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता था। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था। बौद्ध भिक्षु था जो सारे प्रबंध की देखभाल करता था और उसके राजा के समान वह एक सम्मान प्राप्त करता था उन लोगों से। तीसरा, उस समय तिब्बत की औरतें पर्दा नहीं करती थी, यानी महिलाएं जो तिब्बत की थी वो अपने चेहरे पर घूंघट पर्दा आदि नहीं करती थी। चौथा, उस समय तिब्बत की जमीनी जागीरदारों में बटी थी जिसका ज्यादातर हिस्सा मठों के हाथों में होता था। इस प्रकार से वहां पर तिब्बती समाज का चित्रण यहां पर लेखक द्वारा किया गया है। इसके बाद देखें आगे जो अगला प्रश्न और इस अध्याय का अभ्यास के आधार पे अंतिम प्रश्न है। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है, यानी कि जो एक वाक्य यहां दिया गया है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इस एक वाक्य के माध्यम से लेखक इसका अर्थ क्या समझना चाहते हैं। जो चार ऑप्शन यहां पर हमारे पास दिए गए इनके आधार पर पढ़ के हमें बताना है। पहला है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। दूसरा, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। यानी प्रश्न क्या है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, भीतर पुस्तकों के भीतर था, इसका आशय हमें समझना है। लेखक पुस्तकों के शेल्फ के भीतर चला गया, या लेखक के चारों पुस्तकें थी या थी, पुस्तक में लेखक का परिचय चित्र छपा था, इस प्रकार से। लेकिन यहां पर चारों उत्तरों में पहला ही जो हमारा क का उत्तर है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया मतलब अभिप्राय है कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, अर्थात मैं पुस्तकों को पढ़ने में इतना रम गया था कि ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे मैं पुस्तक के अंदर ही घुस गया हूं। एक तरह से मैं उसके अंदर रच बस गया था कि मैं उस पुस्तकों के गहरे रहस्य को जान लेना चाहता था। इस अध्याय में यात्रा वृत्तांत में अन्य प्रश्न भी बनते हैं, उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो यह है लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत जो कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित है, इसकी पूर्ण पाठ की वीडियो हम अलग से बना चुके हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसे जरूर देखें, सुने, पढ़े, समझें कि क्या उस अध्याय में लेखक ने कहना चाहा है। हम यहां पर इस वीडियो को रोकते हैं और अगली वीडियो की ओर हम आगे बढ़ेंगे। और आप लगातार इस YouTube चैनल पर बने रहें जो कि आपके सामने रहता है हमेशा, और आप जरूर कहेंगे इस बात को कि कुछ न कुछ नया आपको देने का प्रयास मैं करता हूं, और आप निरंतर इस YouTube चैनल को आगे पहुंचाने का प्रयास करें, अपने साथियों मित्रों के पास पहुंचाएं, अपने स्टूडेंट्स के लिए भी इसको आगे बढ़ाएं, जिससे कि वो विद्यार्थी भी इस वीडियो को पा करके लाभ प्राप्त कर सकें। वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।